आज हम बात करने वाले हैं एक और नए एनएफओ की, जो कि आ रहा है फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड्स। ये है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस फंड की स्ट्रैटेजी की, इस फंड के डिफरेंट फीचर्स की, और आपको ये भी बताएंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। इसीलिए ये वीडियो देखते रहिए। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स के एनएफओ के बारे में। बट इससे पहले कि हम इस फंड के डिटेल्स में जाएं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक फंड ऑफ फंड्स होता क्या है। फंड ऑफ फंड्स एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो कि अपने एसेट्स किसी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स या डेट में तो नहीं लगाता, बट दूसरे म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, यानी देयर अंडरलाइंग होल्डिंग्स आर द अदर म्यूचुअल फंड्स। तो सवाल ये आता है कि एक्सिस ग्लोबल इक्विटी फंड ऑफ फंड्स अपने एसेट्स कहां इन्वेस्ट करेगा। These funds will be invested in Schroders International's Global Equity Alpha Fund, जो कि लक्समबर्ग में रजिस्टर्ड है। Schroders एक बहुत ही प्रसिद्ध 200 साल पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एसेट्स मैनेज कर रही है। 37 देशों में इस कंपनी के अपने ऑपरेशंस है। अब समझते हैं फंड की स्ट्रैटेजी को। लेकिन क्योंकि जो पैसा आप एक्सिस म्यूचुअल फंड्स को देंगे फॉर दिस फंड, वो सीधा Schroders के ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में चला जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि Schroders ये पैसा कैसे इन्वेस्ट करती है। Schroders ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड के 3 फिलॉसफीज हैं, जो वो समझती है कि इनएफिशिएंसीज है मार्केट्स में और उन्हीं को कैप्चर करने की कोशिश करती है। चलिए देखते हैं कि ये 3 इनएफिशिएंसीज उनके हिसाब से क्या है। सबसे पहला, मार्केट जब अर्निंग्स डिस्काउंट करती है कंपनी के, तो वो शॉर्ट और मीडियम टर्म अर्निंग्स पर ज्यादा ध्यान देती है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को कम। दूसरा, मार्केट्स ऐतिहासिक ग्रोथ के बेसिस पर अपनी एनालिसिस करती है। वो ये नहीं देखती कि कौन से कैटलिस्ट हैं जो कि कंपनी के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती है। और तीसरा, मार्केट शॉर्ट टर्म के जो न्यूज फ्लोज हैं उन पर ओवर रिएक्ट करती है। इन्हीं 3 इनएफिशिएंसीज के बेसिस पर फंड एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करती है। थ्रू दिस प्रोसेस दे ट्राई टू क्रिएट वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म। फंड का एक बहुत ही ओपन और अनरिस्ट्रिक्टेड मैंडेट है, जो कि इसके फंड मैनेजर्स को अलाउ करता है टू इन्वेस्ट इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब। फंड की कोशिश है कि 40 से 60 अच्छी हाई क्वालिटी कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाने का। अगर इस फंड के करंट पोर्टफोलियो पे नजर डालें तो वी कैन नोटिस कि नॉर्थ अमेरिका में 65% के करीब इन्वेस्टेड है, यूरोप में 20% और इमर्जिंग मार्केट्स में 6%। क्योंकि ये फंड डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ग्लोबल कंपनीज, इस पे आप करेंसी इंपैक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स इस फंड के नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज में है, अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करती है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो जो फंड की वैल्यू है you can expect that to increase in terms of Indian rupees. On the other hand, अगर रुपी अप्रिशिएट करती है अगेंस्ट द डॉलर, तो इस फंड की वैल्यू डाउन जा सकती है। कई और म्यूचुअल फंड्स की तरह एक्सिस के इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट फ्लोट्स रखते हैं। अगर आप परचेज के 1 साल के अंदर अंदर अपने यूनिट्स बेचते हैं, तो पहले 10% पर तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। उसके ऊपर जितने भी यूनिट्स बेचते हैं, उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इन केस यू होल्ड योर यूनिट्स फॉर 1 ईयर आफ्टर परचेज, तो इस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹5000, चाहे वो एनएफओ में हो या फिर फॉलो अप हो। कोई भी टॉप अप लमसम इन्वेस्टमेंट यानी सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स आप ₹1000 की भी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹1000 ओनली। इस फंड में इन्वेस्टमेंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड डोमेस्टिक इक्विटीज यानी इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करता, तो इस पर जो टैक्स रेट्स हैं वही एप्लीकेबल होंगे जो कि नॉन इक्विटीज में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप परचेज के 3 साल के अंदर अंदर यूनिट्स बेचते हैं, तो जो भी गेन्स होते हैं आपको, दोज आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इस गेन पर टैक्स रेट इज एप्लीकेबल एज पर योर इनकम टैक्स ब्रैकेट। यानी अगर आप 30% वाले ब्रैकेट में आते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी आपको 30% का ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 3 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं, तो इस पर जो गेन्स होते हैं, those are considered as long term capital gains. Long term capital gains पर आपको टैक्स 20% का लगता है with the benefit of indexation. चलिए लास्ट में देखते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। क्योंकि ये फंड इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, तो इस पर रिस्क तो हाई है, उसके साथ साथ करेंसी रिस्क भी है इस फंड में, और टैक्स का भी डिसएडवांटेज है बिकॉज द टैक्सेशन इज ऑन अ नॉन इक्विटी बेसिस। हाउएवर, अगर आप एक डिसेंट साइज पोर्टफोलियो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं डोमेस्टिक एसेट क्लासेस का, और आपके पोर्टफोलियो में कोई भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ ग्लोबल एक्सपोजर। इससे आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये इन्वेस्टमेंट करते समय यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, और आपकी रिस्क और वोलेटिलिटी को लेने की क्षमता भी हाई होनी चाहिए। हाउएवर, वी वुड रिकमेंड कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड और एनी अदर फंड।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।